नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे आगर से। बड़ी खबर मिल रही है, वाहन चेकिंग के दौरान 5 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। बताया जा रहा है कि सुसनेर पुलिस ने राजस्थान मध्य प्रदेश पुलिस के साथ मिलकर चेकिंग के दौरान इन्हें पकड़ा है। तो आगर से बड़ी खबर, वाहन चेकिंग के दौरान 5 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। सुसनेर पुलिस ने ये राशि जब्त की है। मध्य प्रदेश और राजस्थान सीमा पर चेकिंग के दौरान पकड़ा गया है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता मनीष मारू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, कौन लोग हैं, क्या पैसों का ये कर रहे थे, या फिर क्या वाकई इसका कोई प्रूफ दे पाए हैं पैसों का? अभी तक पुलिस क्या कर रही है? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि कल आचार संहिता लगने के बाद से ही जो है वाहनों की लगातार चेकिंग यहाँ पर की जा रही है बॉर्डर पर। और ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की बॉर्डर लगती है, ग्राम है ये सुसनेर थाने का पटपड़ा गांव है, जहां पर चेकिंग के दौरान एक मारुति ब्रेजा कार से 5 लाख रुपए जब्त किए गए। इस गाड़ी में 2 लोग, नीरज तिवारी और पंकज शर्मा, बैठे हुए थे, जो कि सुसनेर के थे। जब इनसे रुपयों के बारे में जानकारी चाहिए गई तो वो संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद पैसे को पुलिस द्वारा जब्त करके और राजगढ़ रिटर्निंग ऑफिसर को जानकारी देके वहां पर इस पैसे को भिजवा दिया गया। जी, शुक्रिया मनीष इस तमाम बातचीत के लिए। तो वाहन चेकिंग के दौरान 5 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि लोकसभा चुनाव का ऐलान होने के साथ ही भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उन्होंने कहा है कि देश और मध्य प्रदेश की जनता इस चुनाव में यह संदेश देगी कि वो गरीब और सरल स्वभाव के हैं, लेकिन मूर्ख नहीं हैं और ठगे नहीं जाना चाहते हैं। आपको बता दें कि सीएम कमलनाथ इंदौर में एक निजी स्कूल के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया से बात की। तो मैं तो सब जो यहाँ को हम चुनाव की घोषणा के बाद भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और जब चुनाव के परिणाम आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है जनता, अपने देश की जनता, मध्य प्रदेश के मतदाता ये संदेश देंगे कि हम गरीब हैं, हम सरल स्वभाव के हैं, पर हम मूर्ख नहीं हैं, हम ठगे नहीं जाना चाहते। लोकसभा चुनाव 2019 के महासंग्राम का बिगुल बज चुका है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद मध्य प्रदेश में भी सियासी दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज एक बार फिर कहा कि 2019 में भी बीजेपी की ही सरकार बनने जा रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं। शिवराज सिंह ने कहा कि देश मानता है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत का उदय हुआ है। मध्य प्रदेश में भी जनता की अच्छी प्रतिक्रिया है। उन्हें विश्वास है कि मध्य प्रदेश के साथ देश में भी पिछली बार से ज्यादा सीटें बीजेपी लेकर आएंगी। नए भारत का जो उदय हुआ है ये लगातार आगे बढ़ता रहे और भारत दुनिया का सिरमौर राष्ट्र बन जाए। इसलिए मध्य प्रदेश में कल भी हम लोग निकले, कल पहला दिन था हमारा, वैसे तो रोज ही मैं जा रहा हूं। तो जनता का जो रिस्पांस है वो अद्भुत है और मैं पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरा हुआ हूं कि हम पिछली सफलता दोहराएंगे, लेकिन टारगेट हमारा होगा 29 में से 29। इधर अमित शाह के मिशन सत्ता वापसी यानी कि न्यू इंडिया की नींव मजबूत करने के लिए 2019 लोकसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए टीम भागवत ने भी कमर कस ली है, जो आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की ग्वालियर बैठक में चिंतन मंथन के बाद अब 35 मोर्चों के साथ सक्रिय होकर चुनाव पर फोकस कर चुकी है। संघ ने 5.5 साल पहले भी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी को चुनाव अभियान समिति की कमान सौंपी थी। वहीं कांग्रेस को लग रहा है कि यह सिर्फ आरएसएस का वहम है कि वो मोदी की नैया पार लगा पाएगा। – 2019 के लोकसभा चुनाव में विचारधारा, सिद्धांत, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद की पैरोकार टीम भागवत की भूमिका आखिर क्या होगी? क्या संघ के पदाधिकारी और आनुषंगिक संगठनों के साथ उनका विस्तारित नेटवर्क नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में होने जा रहे इस लोकसभा चुनाव में मार्गदर्शक की भूमिका में नजर आएंगे, या फिर एक सहयोगी बनकर सीमित रह जाएंगे? आरएसएस की बैठक के बाद ये सवाल सबके जहन में है, वो बीजेपी हो या आरएसएस, वो भी तब जब आरएसएस के मंच पर अमित शाह ने बीजेपी के लिए समर्थन मांगा है। वो तो सभी से समर्थन मांगना उनका काम ही है, हमसे भी मांगा है। हम भी एक सामाजिक जीवन में हैं
और वो एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष है। मतदान का प्रतिशत जो कम होता है ये चिंता का विषय है। संघ की भूमिका 100% मतदान हो, इस दिशा में हम लोग प्रयत्न करेंगे। आरएसएस की 3 दिनों तक चलने वाली बैठक में अपने एजेंडे पर कम बल्कि बीजेपी के एजेंडे पर ज्यादा चर्चा होना, फिर मोहन भागवत, भैयाजी जोशी समेत कई बड़े नेताओं का बैठक खत्म होने के बाद 2 दिनों तक ग्वालियर में राजनीतिक चर्चा करना। इस बीच मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री को लगता है कि आरएसएस की बैठक और बीजेपी 2 अलग अलग चीजें हैं और इस बार भी जनता मोदी पर ही मुहर लगाएगी। पिछले बार जब मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने चुनाव लड़ा था तो केंद्र सरकार का कोई परफॉर्मेंस हमारे सामने नहीं था। मुझे लगता है कि इस बार लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पहले से अधिक सीटें प्राप्त करके सरकार बनाने में सफल हो। जिस आरएसएस की मोदी सरकार से नई शिक्षा नीति और आर्थिक मोर्चे पर अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई, राम मंदिर के लिए अध्यादेश और कानून बनाने के उसके दबाव को भी नजरअंदाज किया गया, उसी सरकार की ताजपोशी के लिए संघ एक बार फिर अपने स्तर पर रणनीति बनाने को लेकर गंभीर है। कांग्रेस कह रही है कि पहले बैक सपोर्ट देने वाली आरएसएस इस बार फ्रंट फुट पर है, लेकिन आरएसएस में मोदी से ज्यादा गडकरी और राजनाथ की नई भूमिका के कयास लग रहे हैं। ये स्पष्ट होता है कि आज की तारीख में भाजपा में कितनी हताशा है। उनका आत्मविश्वास बिल्कुल टूट चुका है। वे कुछ उनके पास कोई उपलब्धि नहीं है गिनाने की, इसलिए उनसे सहयोग मांग रहे हैं। ये भी जानकारी मिली है कि आरएसएस जो है वो गडकरी जी को आगे लाना चाहती है। आरएसएस और भाजपा में आप देख रहे हैं आज इतना कोऑर्डिनेशन तो नहीं है। भाजपा में मोदी और शाह के इर्द गिर्द सिमटने वाली राजनीति के बीच आरएसएस की यह बैठक कई मायनों में अहम है, जिसे सरकार और भाजपा की उपलब्धियों, खामियों के मूल्यांकन के साथ अपेक्षाओं का आकलन भी करना था। इसके बीच आरएसएस के सामने अपनी भूमिका भी तय करने की चुनौती थी। शायद यही वजह है कि मोहन भागवत बैठक खत्म होने के बाद भी संघ के अहम लोगों से सरकार और उसके कामकाज को लेकर चर्चा कर रहे हैं। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। तो लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा ने अपनी ही पार्टी को नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी नेतृत्व को पराक्रमी और परिक्रमा करने वाले नेताओं में अंतर करना होगा। परिक्रमा करने वाले नेता टिकट तो ले आते हैं, लेकिन ये पार्टी की सेहत के लिए ठीक नहीं है। रघुनंदन शर्मा ने विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण को लेकर भी प्रदेश संगठन पर सवाल उठाया। उन्होंने खुद के लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि पिछली बार उन्हें चुनाव लड़ने के लिए तैयारी करने को कहा गया था, लेकिन कपट से उनका टिकट काट दिया गया, इसलिए वो किसी के सामने टिकट मांगने नहीं जाएंगे। अपने हितों की पूर्ति के लक्ष्य को लेकर के पार्टी में सम्मिलित हो गए। हम उनको परिक्रमावादी कहते हैं। नेतृत्व के इर्द गिर्द घूमे, चापलूसी की, परिक्रमा की और वो लोकप्रिय हो गए उनकी नजरों में, वो श्रेष्ठ हो गए उनकी नजरों में। तो जरा नजरें ठीक करना पड़ेगी नेतृत्व को। मध्य प्रदेश की विदिशा लोकसभा सीट से देश की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज सांसद हैं, लेकिन उनके चुनाव न लड़ने की घोषणा के बाद अब बीजेपी ने टिकट को लेकर जोड़ तोड़ शुरू कर दिया है। इसी सीट पर कोई अपनी बेटी को टिकट दिलवाना चाहता है तो कोई अपनी पत्नी को। हिसाब किताब ये हो रहा है कि टिकट यहां से किसे मिले। इस कड़ी में पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी नेता राघव जी भी गोटियां बिठाने में लगे हैं। राघव जी अपनी बेटी ज्योति शाह के लिए जोड़ तोड़ कर रहे हैं और इस सिलसिले में उन्होंने भोपाल बीजेपी दफ्तर में चुनाव प्रभारी स्वतंत्र देव सिंह और बाकी नेताओं से मुलाकात की। ज्योति शाह के नाम को लेकर चर्चा की। राघव जी ने तर्क दिया है कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुकी है। ऐसे में विदिशा सीट पर पैराशूट लैंडिंग नहीं चलेगी और स्थानीय प्रत्याशी ही सीट निकाल सकता है। इसके लिए ज्योति शाह सबसे उपयुक्त प्रत्याशी साबित होगी। इधर स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि राघव जी मिले थे, सुझाव सबके लिए आएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि इस बार पैराशूट लैंडिंग शायद नहीं चल पाएगी। इसलिए नहीं चल पाएगी कि मैंने बताया कि एक बार रामनाथ जी गोयनका यहाँ से लड़े थे 1972 में और 5 साल में जीत गए थे, अच्छे वोटों से जीते, लेकिन एक बार भी इस क्षेत्र में नहीं आए। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से ठीक 3 घंटे पहले मध्य प्रदेश में किसानों के पास कर्जमाफी होल्ड के मैसेज आने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। बीजेपी ने पूरे मामले को सियासी मुद्दा बनाते हुए कमलनाथ सरकार को घेरा, तो कांग्रेस ने भी बीजेपी नेताओं को अपरिपक्व बताते हुए पलटवार किया। किसानों के पास आ रहे इस SMS ने मध्य प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है।
लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बीच बड़ी संख्या में किसानों के पास एसएमएस आया है, जिसमें लिखा है कि आपका जय किसान ऋण माफी योजना के तहत आवेदन प्राप्त हुआ, लेकिन आचार संहिता के चलते आपकी ऋण माफी अभी स्वीकृत नहीं हो पाएगी। चुनाव के बाद इसे शीघ्र स्वीकृत किया जाएगा। एसएमएस के नीचे मुख्यमंत्री कमलनाथ का नाम भी लिखा है। यह एसएमएस मिलने के बाद किसान खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं और इसे कांग्रेस सरकार का धोखा बता रहे हैं। सभी किसानों के जो आवेदन दिए थे उन लोगों के मोबाइल पे वो मैसेज भेज रहे हैं और वो बता रहे हैं कि आपका कृषि ऋण का जो भी माफ होना है वो चुनाव के बाद होगा। वह इस मुद्दे को बीजेपी भुनाने में लग गई है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीएम कमलनाथ को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि सीएम तो कामना कर रहे थे कि जल्द से जल्द आचार संहिता लगे ताकि उनका कर्ज माफी से पीछा छूटे। बीजेपी नेता विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस सरकार कर्ज माफी को लेकर गंभीर थी ही नहीं। कर्ज माफी का सच जनता से जाके पूछिए, हम सभा में पूछ रहे हैं। इतनी उतावली में थे कल वो कि भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी आचार संहिता लग जाए तो मेरा पिंड छूटे। ये तो कोशिश कर रहे थे। रोज कांग्रेस के नेता और सरकार के आला अधिकारी और कांग्रेस के मुख्यमंत्री और मंत्री जी रोज 2 अगरबत्ती लगा रहे थे कि जल्दी से आचार संहिता लग जाए और हम अपनी चेहरा बचा पाएं। इधर किसानों के पास आ रहे एसएमएस और बीजेपी के हमलावर रुख पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। प्रदेश के खेल एवं उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी शिवराज सिंह के बयान को अपरिपक्व नजरिया बता रहे हैं। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने तो ये आरोप तक लगा दिया कि मोदी सरकार ने जानबूझकर आचार संहिता जल्दी लगवाई ताकि किसानों का कर्ज माफ न हो सके। तो वहीं कांग्रेस के आदिवासी नेता मैसेज की वैधानिकता पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। अब झूठ बोलकर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। 10,000 करोड़ रुपया 25 लाख किसानों के खाते में चले गए, तब तक अभी भी उनको एहसास नहीं हो रहा है कि परिवर्तन आ गया है। आचार संहिता तो इनके नेता मोदी जी के हाथ में थे और थोड़े दिन रोक देते तो पता लगा कि सभी का कर्ज माफ हो जाता। ये तो इनने किया है ना गड़बड़। किन्होंने किया है गड़बड़? ये उनके नेताओं ने, नरेंद्र मोदी ने। और एक हफ्ते होता तो ये 25 के 35 हो जाते। हम 55 लाख करना चाहते थे, वो हम आंकड़ा पार नहीं कर पाए, लेकिन जैसे ही ये आचार संहिता खत्म होगी वो 55 लाख किसानों का ऋण माफ होगा। माना जा रहा है कि किसानों की कर्ज माफी ही वो सबसे बड़ा मुद्दा रहा जिससे सत्ता में बदलाव हुआ। तो अब जब किसानों के पास कर्ज माफी की प्रक्रिया होल्ड होने के मैसेज आ रहे हैं तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को बैठे बिठाए सरकार को घेरने का मुद्दा मिल गया है और ऐसे में वो नाराज किसानों को अपने पक्ष में करने की कोशिश में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। लोकसभा की तारीखों के ऐलान के साथ ही ग्वालियर चंबल अंचल में भी चुनावी बिगुल बज चुका है। ग्वालियर चंबल अंचल की 4 सीटों पर टिकट के लिए कांग्रेस में प्रत्याशियों का चयन मुश्किल भरा होने वाला है। कांग्रेस के लिए भिंड, ग्वालियर, मुरैना में सबसे मजबूत प्रत्याशी तलाशना चुनौती रहेगा, तो वहीं बीजेपी के लिए गुना सीट पर दमदार प्रत्याशी खोजना टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। मुरैना सांसद अभी भी चुनावी मैदान से पीछे हटने को तैयार नहीं है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की माने तो पार्टी के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के सामने कांग्रेस को कद्दावर चेहरा चाहिए, तो वहीं भिंड सीट पर कांग्रेस 2014 के बुरे अनुभव से वापस लौटना चाहिए। मुरैना में भी कांग्रेस के लिए गुटबाजी के बीच उम्मीदवार तय करना मुसीबत का सबब रहेगा। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि गुना के साथ ही मुरैना, भिंड और ग्वालियर के लिए उनके पास दमदार उम्मीदवार हैं। जल्द ही वो चेहरे सामने आएंगे। हमारी जो चारों लोकसभा है उन पे तो हमारे पास बहुत शक्तिशाली प्रत्याशी उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ तो कुछ भी इस प्रकार का कोई संदेह नहीं है। हमारे पास जो उम्मीदवार हैं उनको स्पष्ट है, बस सिर्फ उनकी अधिकृत घोषणा होना बाकी है। इंडो तिब्बत बॉर्डर पर लड़ना है कि चाइना के बॉर्डर पर लड़ना है, बांग्लादेश के बॉर्डर पर लड़ना है या पाकिस्तान के बॉर्डर पर लड़ना है। हम तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैं, जहाँ लगा दिया जाएगा वहाँ लग जाएंगे। ग्वालियर मुरैना के लिए क्या ख्याल है? वैसे जो पार्टी तय करेगी। वैसे कहाँ इच्छा है? जो पार्टी, मेरी कोई इच्छा नहीं। सामान्य तौर पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पार्टी जो कहती है उसका पालन करता हूँ। पार्टी कहेगी यहाँ से लड़ो, वहीं से मैं चुनाव लड़ूंगा। कंप्यूटर बाबा की कांग्रेस में हुई ताजपोशी तारीखों के कारण अटक गई है। एमपी सरकार ने कंप्यूटर बाबा को मंत्री का दर्जा देते हुए नदी न्यास का अध्यक्ष बनाने का आदेश 8 मार्च को जारी कर दिया था। अब खुलासा हुआ है कि आदेश में 2019 की जगह 2018 लिखा हुआ है।
चुनाव आचार संहिता लागू होने से अब संशोधित आदेश भी जारी नहीं हो सकता है। बीजेपी ने मौका लपकते हुए आरोप लगाया कि कंप्यूटर बाबा को जानबूझकर 19 की जगह 18 का आदेश थमा दिया। बीजेपी ने कहा है कि सरकार ने कंप्यूटर बाबा को पप्पू बनाया है। वहीं होशंगाबाद पहुंचे कंप्यूटर बाबा ने कहा है कि हमने शिवराज सरकार का साथ दिया था, लेकिन सरकार ने हमें अवैध खनन रोकने की अनुमति नहीं दी, इसलिए हम कांग्रेस के साथ चले गए। अब हम और संत समाज 5 साल कांग्रेस को भी देखेंगे और कांग्रेस अगर धर्म के साथ नहीं चली तो हम कांग्रेस को भी कान पकड़कर नीचे उतार देंगे। देखिए, कंप्यूटर बाबा को कमलनाथ जी ने पप्पू बनाने का काम किया है फर्जी आदेश जारी करके, क्योंकि आदेश 2018 का, सरकार अभी 2019 में ही है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार कंप्यूटर बाबा को पप्पू बनाया है, ठीक उसी प्रकार किसानों को और युवाओं को भी पप्पू बनाया। ऐसी धर्म विरोधी सरकार से हमने इस्तीफा दे करके और हमने कांग्रेस का समर्थन किया और कांग्रेस पे हमने विश्वास जताया है और हमने कहा है, संत समाज ने कहा है कि 5 साल हम कांग्रेस को भी देखेंगे, यदि धर्म से चलेगी तो कांग्रेस को रखेंगे, अन्यथा इनका भी कान पकड़ के नीचे कर देंगे। रमजान के दौरान लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग को लेकर उठ रहे सवालों पर दिग्विजय सिंह ने कहा है कि दरअसल संविधान के पालन के लिए 26 मई के पहले चुनाव के नतीजे घोषित करना जरूरी है। हालांकि दिग्विजय सिंह ने कहा है कि वो चुनाव आयोग से गुजारिश करेंगे कि तिथि में परिवर्तन ना करें, लेकिन समय में परिवर्तन करे तो सहूलियत होगी। वहीं मंत्री पीसी शर्मा ने दिग्विजय सिंह के सुर में सुर मिलाते हुए कहा है कि चुनाव आयोग को इस ओर ध्यान देना चाहिए। त्योहार तो होते ही हैं, आते ही हैं। एक निश्चित तौर पर संविधान का एक की आवश्यकता रही है कि 26 मई के पहले नतीजे घोषित करना है, तो इसलिए और कोई तरीका था नहीं। फिर भी मैं सभी से मैंने अनुरोध करूंगा और माननीय चुनाव आयोग से प्रार्थना करूंगा कि तिथि में परिवर्तन ना करें, थोड़ा समय में इस प्रकार का परिवर्तन कर दें। आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने कहा है कि वो उससे टाइमिंग्स चेंज करें जिससे मुस्लिम भाइयों को दिक्कत ना हो। चुनावी आचार संहिता लगने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। भोपाल में अब तक सड़कों और चौराहों पर लगे करीब 1,500 से ज्यादा राजनीतिक दलों के बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स हटा दिए गए हैं। ये कार्रवाई अभी भी जारी है। इधर अवैध होर्डिंग्स को लेकर राजनीति और उस पर बयानबाजी भी तेज हो गई है। बीजेपी का कहना है कि जिस पार्टी की सरकार विज्ञापन और प्रचार का विरोध करने का दावा करती है, ये होर्डिंग्स और बैनर उसी पार्टी के हैं। वहीं कांग्रेस का तर्क है कि इसके पीछे कार्यकर्ताओं का उत्साह है, लेकिन आचार संहिता का पूरी तरह पालन किया जाए। विज्ञापन, होर्डिंग, प्रचार से परहेज करने का दावा करने वाली कांग्रेस की सरकार ने 3000 होर्डिंग मध्य प्रदेश में लगवाए। उनको हटाने के बाद अच्छी, बढ़िया और गुणवत्तापूर्ण सांस ले रहा है। आदर्श आचार संहिता लगती है तो जो नियम प्रक्रिया हैं वो लागू होती हैं, और जैसा आप बता रहे हैं होर्डिंग पोस्टर ये तो हर बार हटते ही हैं। कार्यकर्ता तो उत्साह में रहते हैं तो वो तो अपने होर्डिंग पोस्टर हमेशा लगाते ही हैं, और प्रक्रिया है, प्रक्रिया का हमें पालन सबको ही करना चाहिए प्रक्रिया का। पीडब्ल्यूडी विभाग ने जबलपुर में बनने जा रहे प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर का टेंडर रद्द करके नए टेंडर जारी कर दिए हैं। फ्लाईओवर बनने का काम गुजरात की रंजीत बिल्डकॉन कंपनी को दिया गया था। बताया जा रहा है कि ठेका कंपनी के नियमों के मुताबिक पीडब्ल्यूडी विभाग से एग्रीमेंट नहीं किया गया था, लिहाजा विभाग ने टेंडर रद्द करते हुए कंपनी की करीब 6 करोड़ रुपए की अर्नेस्ट मनी भी जब्त कर ली है। अब लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने की वजह से नया टेंडर स्वीकृत होने में वक्त लगेगा और निर्माण कार्य शुरू होने में कम से कम 4 महीनों का वक्त लग जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बीती 22 फरवरी को ही जबलपुर के मदन महल से दमोह नाका के बीच करीब 6 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का भूमि पूजन किया था। रंजीत बिल्डकॉन कंपनी ने समय रहते एग्रीमेंट नहीं किया, जिसके चलते विभाग ने टेंडर ही रद्द कर दिया। जबलपुर कलेक्टर छवि भारद्वाज के मुताबिक ठेका कंपनी द्वारा लापरवाही बरते जाने पर यह कार्रवाई की गई है और अब नए टेंडर की प्रक्रिया आचार संहिता हटने के बाद ही पूरी हो जाएगी। जो वेंडर चिन्हित हुए थे उनके द्वारा अग्रीमेंट न किए जाने के कारण वो रीटेंडर में गया है, तो निश्चित रूप से ये अभी पूरी आदर्श आचरण संहिता के दौरान तो टेंडर फाइनलाइजेशन की कार्रवाई नहीं हो पाएगी।
लोकसभा चुनाव के चलते देश में आचार संहिता भी लागू है, जिसके तहत जनता को भी नियमों का पालन करना होगा। इंदौर में व्यापारी वर्ग आचार संहिता के बाद से ही नाराज है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में उन्हें फ्लाइंग स्क्वाड और इनकम टैक्स की टीम ने काफी परेशान किया था। आचार संहिता के तहत कोई भी व्यापारी या छोटे मोटे काम करने वाला व्यक्ति 50,000 से ज्यादा का एक ही समय पर साथ में उसे लाना ले जाना नहीं कर सकता, इस्तेमाल नहीं कर सकता, और यदि वो इस पर कैश साथ में लाता ले जाता है तो उसका प्रूफ उसे देना पड़ेगा। पिछली बार व्यापारियों को इससे लेकर खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। वहीं छावनी मंडी और ट्रांसपोर्ट व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि चुनाव में व्यापारियों को फ्लाइंग स्क्वाड की टीम चेकिंग में परेशान करती है, इसलिए जल्द ही कलेक्टर से मुलाकात कर इस समस्या का समाधान मांगेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात शेड्यूल की करेंगे। बड़ी खबर मिल रही है, सोहागपुर थाने के नरवार गांव पंचायत में अंधविश्वास के चलते परिजनों ने मासूम की जान जोखिम में डाल दी है। 2 महीने के मासूम को गर्म लोहे से दागा गया, तो खुद परिजनों ने ही मासूम की जान से खिलवाड़ किया। तो अंधविश्वास के फेर में मासूम को गर्म लोहे की सलाखों से दागा गया और 100 से ज्यादा बार दागा गया। बच्चे का पेट फूलने पर परिजन ने गर्म लोहे से मासूम बच्चे को दागा, जिसके कारण उसके शरीर में इन्फेक्शन हो गया है। गंभीर हालत में मासूम का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। सोहागपुर थाने के नरगांव पंचायत का पूरा मामला है। बात गुना जिले की। गुना जिले में प्राइवेट स्कूली छात्रों को लाने वाले स्कूल वाहनों के प्रति प्रशासन स्तर पर लगातार नियमों की अनदेखी हो रही है। गुना के बरखेड़ा हाट और भदौर के बीच स्कूली छात्रों को मैजिक वाहन जो ला रहा था वो पलट गया है, जिसमें करीब 12 स्कूली छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। क्षेत्र में लगातार अनफिट वाहन नियमों को ताक पर रखकर सड़कों पर धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।